डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं और अभी तक हम 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इसकी लास्ट जो 5 एक्सरसाइजेज हैं वो करने जा रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से 18 कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर में टोटल 18 क्वेश्चंस हैं। तो आज हमारी एनसीईआरटी की जितनी भी प्रॉब्लम है फर्स्ट चैप्टर की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं विद 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, डिफ्रेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार हम इसको वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है और एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है। जैसा हमने डिस्कस किया कि जेनेसिस का मतलब होता है बनना या उत्पन्न होना, तो यह नाम से भी पता लग रहा है कि गैमेटोजेनेसिस में गैमेट बनेंगे और एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो नाउ वी विल स्टार्ट द आंसर गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस के बीच के डिफरेंसेस। तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स फ्रॉम डिप्लॉयड मियोसाइट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। बोलने का मतलब है कि गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मियोसाइट्स से मियोटिक डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। नो व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स ऑफ जाइगोट। आपको होता है कि जाइगोट डिप्लॉयड होता है, जब उसमें माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं बहुत सारे, तो वो जाकर के फिर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ the second difference is in case of gametogenesis both mitotic, that is equational, and meiotic cell division take place। जो माइटोटिक होता है वो इक्वेशनल होता है और मियोटिक होता है वो रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। और अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पर दोनों टाइप के डिवीजन सेल डिवीजन जो है वो पॉसिबल है। बट इन केस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस ओनली माइटोटिक्स सेल डिवीजन अकर्स। यहाँ पे मियोटिक सेल डिवीजन नहीं होता क्योंकि डिप्लॉयड जाइगोट से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनता है, जो बॉडी होती है वो भी डिप्लॉयड होती है। तो यहाँ पे केवल माइटोटिक सेल डिवीजन होता है और वो रेपिटेटिव होता है, बार बार होता जाता है। अब नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, गैमेटोजेनेसिस अकर इन द ओवरीज एंड टेस्टिस इन केस ऑफ एनिमल्स एंड इन केस ऑफ प्लांट्स इट अकर्स इन आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया। अगर हम जनरल सी बात करें तो जो गैमेटोजेनेसिस है वो ह्यूमन्स के केस में या एनिमल्स के केस में आपको पता है कि जो गोनेड्स होते हैं जैसे ओवरीज और टेस्टिस, वहाँ पे होती है गैमेटोजेनेसिस। जबकि प्लांट्स में देखें तो वहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया कहते हैं, वहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होते हैं। पर अगर हम बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस की तो इट अकर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ एनिमल्स, वाइल इन प्लांट्स इट अकर्स इन द फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये एक और डिफरेंस था कि कहाँ पे कौन सी साइट गैमेटोजेनेसिस की है और कौन सी साइट जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस की है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गैमेटोजेनेसिस का जो रिजल्ट है दैट इज हैप्लॉइड गैमेट्स। और अगर हम एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो इसका जो रिजल्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो। मीन्स in case of gametogenesis the gametogenesis results in the formation of haploid gametes while the embryogenesis results in the development of diploid embryo from the zygote। और अगर हम लास्ट पॉइंट इसका डिस्कस करें तो आपको पता है कि जो गैमेटोजेनेसिस है वो फर्टिलाइजेशन से पहले होगी। मतलब गैमेट्स बनेंगे फिर वो फर्टिलाइज करते हैं, वो आपस में फ्यूज करते हैं, तो इट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और जो एम्ब्रियोजेनेसिस है इट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि जाइगोट जो है वो फर्टिलाइजेशन पे बनेगा तो उसके बाद जाकर के फिर हमारे जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर। फ्लावर आपको पता है कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं।
फर्टिलाइजेशन भी इसके अंदर होती है। आपको पता है इसमें स्टेमेंस होते हैं, कार्पल्स होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये किया गया है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद फ्लावर में क्या चेंजेस होगी। तो इसका आंसर को हम इस तरह से डिस्कस करना चाहेंगे। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। फॉलोइंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस अकर इन फ्लावर। अब कौन कौन सी चेंजेज होगी उनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो चेंज होगी, जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। आपको होता है कि जाइगोट में रेपिटेटिव माइटोटिक डिविजन्स होंगे और जो सिंगल सेल जाइगोट है वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। जो दूसरी चेंज होगी, द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल विल फॉर्म द सीड। और आपको होता है कि जो ओव्यूल है अब उसमें चेंजेस होगी, सीड कोट डेवलप होंगे और वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा, सीड में चेंज हो जाएगा। द अदर फ्लोरल स्ट्रक्चर्स लाइक सेपल्स, पेटल्स, विदर एंड फॉल ऑफ। जो दूसरे सेपल्स और पेटल्स की हम बात करें जिनको रिप्रोडक्शन के हिसाब से हम नॉन असेंशियल भी कहते हैं, तो वो क्या करेंगे, सूख जाएंगे और फिर उसके बाद गिर जाएंगे। और लास्ट जो चेंज होगी, द ओवरी विल एनलार्ज एंड इट विल राइपन टू फॉर्म द फ्रूट। आपको पता है कि जो राइपन्ड ओवरी होती है दैट इज कॉल्ड एज फ्रूट। तो क्या चेंजेस हुई, एक तो जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया और उसके बाद जो ओव्यूल था ओव्यूल का सीड बन चुका है और सेपल्स पेटल्स सूख करके गिर चुके हैं और ओवरी साइज में बड़ी होकर के जो ओवेरियन वॉल है वो फ्रूट बॉल में चेंज हो गई और पूरी की पूरी ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो गई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस फ्लावर में क्या क्या होती है। अगर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं ताकि हम उसका आंसर कर दें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर? कलेक्ट 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फ्रॉम योर नेबरहुड एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट देयर कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स। तो इसमें मैंने जो आंसर किया है वो एक आंसर केवल आपको आइडिया देने के लिए किया है, अदरवाइज ये आपको खुद करना चाहिए और खुद के एफर्ट्स जब आप लगाएंगे टीचर की मदद से तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो इसके लिए आप कोई सोर्स भी, बुक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली आपको अपने लोकेलिटी से फ्लावर्स कलेक्ट करने हैं और उनके आपको पहले लोकल नाम लिखने हैं, उसके बाद उनके साइंटिफिक नेम्स लिखने हैं और आपको फ्लावर्स केवल बाइसेक्सुअल कलेक्ट करने हैं। तो नाउ व्हाट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर? अ फ्लावर which contains both male and female reproductive structures is called bisexual flowers. Means the flower having stamens as well as pistil are called as bisexual flower. तो जो bisexual flowers होते हैं उनमें एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों होते हैं। तो जैसे यहाँ अपनी लोकेलिटी की बात करूँ तो हमारे इस लोकेलिटी में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उनमें रोज़ है। साइंटिफिक नाम के लिए आपको खुद ट्राई करनी पड़ेगी क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। रोज़ के अलावा अगर किसी और बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें हम यहाँ इस लोकेलिटी में तो हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, ब्रिंजल है, लिली है और टोमेटो है। तो इस तरह से आप अपनी लोकेलिटी में भी जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनको आप छांट सकते हैं, उनकी आप पहचान कर सकते हैं और अपनी टीचर की हेल्प से आप उनके साइंटिफिक नेम्स का भी पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एग्जामिन अ फ्यू फ्लावर्स ऑफ एनी कुकुरबिट प्लांट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स। डू यू नो एनी अदर प्लांट दैट बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? तो यहाँ पर आपको कुकुरबिटेसी का एक प्लांट जो है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको एग्जामिन करना है और उसमें आपको मेल और फीमेल फ्लावर को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके अलावा फिर आप क्या करेंगे, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनकी एक लिस्ट भी बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, कुकुरबिट प्लांट हैज़ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स as they have either the stamen or the pistil. The staminate flowers or the male flowers bear bright yellow colored petals along with stamens
that represent the male reproductive part. On the other hand, the pistillate flowers bear only pistil or carpel that represents the female reproductive structure. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुकुरबिटेसी के जो फ्लावर्स होते हैं वो मेल फ्लावर अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। जो मेल फ्लावर्स होते हैं उनमें केवल स्टेमेंस होते हैं, और अगर हम फीमेल फ्लावर्स की बात करें तो उनमें केवल पिस्टिल्स या कार्पल्स होते हैं। अगर हम कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल की बात करें तो उनके एग्जाम्पल है पपाया, कुकुम्बर, कॉर्न, वाटरमेलन एंड वाइट मुलवरी। तो ये हमारे जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनके कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, वाई आर ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क एज कंपेयर टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस एनिमल्स। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं और विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। ओविपेरस एनिमल जो होते हैं वो एग लेइंग होते हैं, और विविपेरस एनिमल जो होते हैं दे गिव राइज टू द यंग वंस। अब यहीं से इसका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाता है, क्योंकि ओविपेरस एनिमल जो होते हैं वो एग देते हैं, तो एग देते हैं तो वहाँ पे प्री नेटल केयर नहीं होती, वो एग ले करते हैं आउटसाइड द बॉडी, जहाँ पर प्रीडेटर के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सर्वाइवल रेट होता है वो कम होता है। लेकिन अगर हम विविपेरस एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पे एग की डेवलपमेंट जो होती है वो बॉडी के अंदर होती है, और वहीं पे एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद क्या करते हैं वो केवल यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो यहाँ पर ओविपेरस एनिमल्स क्या करते हैं वो एग ले करते हैं। अब इसका जो अगर हम आंसर करें तो इसका आंसर इस तरह से होगा, ओविपेरस एनिमल्स आर एग लेइंग एनिमल्स, दे ले एग्स ऑन आउटसाइड द बॉडी। एज ए रिजल्ट दीज एग्स आर अंडर continuous threat from many environmental factors like predators. On the other hand, viviparous animals develop egg inside the female body and then give birth to the young ones. In oviparous animals, offspring not getting prenatal protection and nourishment. Hence, they have greater risk of predation and lower survival rate. तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। इसके जितने भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी की बुक में वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।